नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारी प्रीवियस 25 क्लास थी, उसके अंदर हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम के रेलेवेंट में टॉपिक वाइज, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और हमारी एक क्लास इंडियन पॉलिटी की भी हमारी हो चुकी है और ये हमारी सेकंड क्लास है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला जो टॉपिक आपका उद्देशिका से रिलेटेड है। इसमें आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था वो किस मतलब कौन सा वो संशोधन था, मतलब किस संशोधन के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, जो उद्देशिका के अंदर, तो आपको ऑप्शंस में देखने मिलेंगे, क्या वो 17वां संशोधन देखने मिलेगा, या 24वां, या 42वां, या आपका 44वां। तो वो जो संशोधन था वो आपको 42वां देखने मिलेगा, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी मैं इसको आपकी व्याख्या बता देता हूँ। ठीक है, उद्देशिका के रिगार्डिंग में देखो, सबसे पहली चीज हम ये बात करें कि जो उद्देशिका है, ये पहली चीज ये जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, इट मीन्स ये जो है आपकी जस्टिसेबल नहीं है। जस्टिसेबल का मतलब हो गया कि इसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और दूसरी बात कि संविधान के अंदर जो भी हमारे विशिष्ट प्रावधान है उसको भी ये यानी कि ओवरराइड नहीं कर सकती है। और ऐसा जो आपको देखने मिलेगा वो केशवानंद भारती का जो केस था, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये मतलब कहा गया केवल केवल संविधान की उद्देशिका का जो उपयोग है वो संविधान के जो स्पष्ट उपबंध है, ठीक है, उनकी व्याख्या करने में ही मतलब कि इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, उद्देशिका के अंदर आप संशोधन कर सकते हो, संशोधन संभव है। जैसा कि आपने देखा कि 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें हमने संशोधन किया था, और ये कब 1976 में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, जो 42वां संशोधन था ये आपको 1976 में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमने यानी कि 3 शब्द इसमें जोड़े थे। एक आपको देखने मिलेगा समाजवाद, ठीक है, जिसे हम समाजवादी बोलते हैं। ठीक है, समाजवादी हो गया। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और एक आपको देखने मिलेगा अखंड था। ठीक है, अखंड था। तो ये तीनों शब्द हमने मतलब कि इसी के जो संशोधन था, यानी कि 42वां जो संशोधन था आपका 1976 का, इसी के तहत में हमने इन तीनों शब्द को जोड़ा था। ठीक है, तो आपको इसमें ऑप्शन जो सी वाला करेक्ट आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी शब्द जो है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी मैंने आपको बताया 42वां जो संशोधन था उसी के द्वारा हमने जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े थे, एक आपका समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष, एक आपका अखंडता। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है, यानी कि जिसे मतलब कि आत्मा कहा जाता है। ठीक है, जिसे आत्मा कहते हैं, तो वो किसके द्वारा, मतलब वो भाग जो था वो बेसिकली, अभी मैं आप उस चीज का आंसर देखो कमेंट में देना कि जो ये भाग है वैसे आपको उद्देशिका देखने को मिलेगी, क्योंकि संविधान का जो भाग है उसे उद्देशिका को हम एज आत्मा कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछे भीमराव अम्बेडकर जी के संदर्भ में, ठीक है, जो बी आर अम्बेडकर जी थे उनके संदर्भ में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे इसमें, तो आप इसका आंसर डी वाला दीजिएगा। क्योंकि देखो उन्होंने भी ये बताया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, जो कि हमारे संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं, ठीक है, उन्होंने भी मतलब कि इसको आत्मा कहा है। केवल वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर आपको अब कमेंट सेक्शन में ये आंसर देना कि भारतीय संविधान का जो मतलब कि ये जो भाग था उद्देशिका, इसको जो आत्मा कहा था वो किसके द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका आपका आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा। यदि भीमराव अम्बेडकर जी के संदर्भ में आपको देखने मिलेगा तो इसमें आपका डी वाला हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि बी आर अम्बेडकर जी के रेस्पेक्ट में पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो कि आदर्श और उद्देश्य के बारे में जो रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या दी के बारे में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही देखने मिलेगा। सबसे पहली चीज जो कि मूल अधिकार के अध्याय के बारे में बताया। दूसरा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसके रिगार्डिंग में आपको बताएगा। नेक्स्ट है कि जो मूल अधिकार हैं जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में, या क्या ऐसा संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं बताएगा। तो इसमें जो आपको देखने मिलेगा जो कि हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जो आदर्श और उद्देश्यों की जो रूपरेखा के बारे में बात की गई है, तो वो आपको सी वाला ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि मूल अधिकार
और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनसे रिलेटेड, और साथ में मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड। थोड़ी सी मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ बैक साइड में। वो ये है कि संविधान का देखो जो मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, मेन ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि जो हमारे देश की जनता है, यानी कि जो हमारी भारतीय जनता है, उनको 3 तरह की तो न्याय की यानी कि स्वतंत्रता दी गई है। अब सबसे पहले मैं बात करूं तो एक तो आपको सामाजिक देखने को मिलेगी, ठीक है, जो हमारी 3 तरह की न्याय की वो दी गई है इसमें। तो एक सामाजिक हो गया, और एक आपको देखने को मिलेगी यानी कि आर्थिक हो गया, और एक आपको देखने को मिलेगी यानी राजनीतिक। तो 3 तरह की हमारे इसमें आपको न्याय की वो देखने को मिलेगी प्रक्रिया। और दूसरी चीज जो भी हमारी विचार, ठीक है, एक तो विचार और आपके साथ में मत और विश्वास, विचार मत और विश्वास, और साथ में आपको धर्म, ठीक है। तो ये जो है आपको इन सब की यानी एक तरीका से कह सकते हैं जो कि स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का अवसर प्रदान करती है, यानी कि उनको समान अधिकार दिलाने की बात करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन यानी कि देखने को मिलेगा वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आपके विचार मत और आपका ये विश्वास और धर्म, इन सब की मतलब कि उपासना की जो स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का अवसर हमें यानी कि इसमें बताएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को जो न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो वो अभी मैंने आपको बताया 3 तरह की आपको न्याय देखने को मिलेगी। एक तो था सामाजिक, एक आर्थिक, एक राजनीतिक। देखो धार्मिक न्याय था ही नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा संस्कृति की मैंने बात करी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी सामाजिक था, राजनीतिक आपको देखने मिलेगा, लेकिन सांस्कृतिक नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल डी ही ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यही 3 तरह के इसमें न्याय की बात की गई, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका शासन प्रणाली से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत में जो कि राजनीतिक सत्ता का जो मतलब कहते हैं जो प्रमुख स्रोत है, या इट मीन्स जो सोर्स माना जाता है, तो वो क्या देखने को मिलेगा, यानी क्या वो जनता है, या संविधान है खुद, या संसद है, या आपका राष्ट्रपति है। तो मतलब कि अगर हम बात करें तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत माना जाता है वो आपको जनता ही देखने को मिलेगी बेसिकली, ठीक है, भारत की जनता ही देखने को मिलेगी। क्योंकि हम जो भारत के लोग हैं, आप जैसे बोलते हो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो बेसिकली इसका मतलब हुआ क्या कि जो भारत की राजनीतिक सत्ता उसका जो प्रमुख सोर्स माना जाता है वो जनता ही मानी जाती है। और आपने ये चीज पढ़ी भी होगी, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और एक चीज ये है कि हमारा जो भारत है वो आपको देखने को मिलेगा लोकतंत्रात्मक राज्य, ठीक है, क्योंकि एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सत्ता का प्रमुख कौन हुआ, यहाँ पे जनता होगी। तो इसमें आपको ऑप्शन यानी कि ए वाला देखने मिलेगा। और सबसे मेन चीज एक ये है कि जनता जो है वो अपने प्रतिनिधित्व को, यानी जिसको भी वो मतलब चुनाव निर्वाचित करके एट मीन्स मतलब कि उसको निर्वाचित करने का अधिकार है, ठीक है, जो कि जनता के द्वारा यानी जनता की ओर से ही देश में जो शासन चलाते हैं वो आपको देखने मिलेंगे। कि हम ही तो लोग वोट देते हैं अधिकारियों को, जो भी एमएलए एमपीज वगैरह जो भी बनते हैं उनको हम ही वोट देते हैं। तो मेन अधिकार सोर्स कौन हुआ, यहाँ पे जनता देखने मिलेगा। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन से यानी ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया वाली ध्यान रखना, यानी हम भारत के लोग शब्दों से ही ये एक्सप्लेनेशन आपको देखने मिलेगी कि राजनीतिक सत्ता का जो आपको यानी कि प्रमुख स्रोत देखने मिलेगा वो कौन है, यानी कि जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन नहीं है। इसमें पूछा जो मतलब आपकी जो अवधारणा वो गणतंत्रीय से रिलेटेड पूछा, और इसमें कौन सी वो अवधारणा जो इससे संबंधित नहीं है। तो पहले ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा क्या ये एक राज्य है जिसमें कि जनता सर्वोच्च हो। दूसरा कि सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में मतलब निहित होनी चाहिए। तीसरा कि जो सर्वोच्च शक्ति है क्या वो एक राजा के समान होनी चाहिए। देखो राजा के समान क्या, हर एक व्यक्ति को एक एज ए राजा की तरह यानी कि ट्रीट करना चाहिए, उसको लगे कि हाँ मतलब कि हम एक राजा हैं, या मतलब उसको सारी शक्ति मतलब मीन सारी पावर्स दे देनी चाहिए। तो ये यहाँ पे जो देखने मिलेगा वो सी वाला गलत हो जाएगा। बाकी डी वाला देखें तो एक ऐसी सरकार हो जो जनता द्वारा निर्वाचित हो, ठीक है, मतलब जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो नहीं है वो आपका सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपको सही देखने मिलेंगे, केवल सी ऑप्शन है जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्र प्रतीक से रिलेटेड है। तो कितना सिंपल है, देखो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आप ये इजीली बता दोगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है, बाघ है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय पशु से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आया कि बाघ होता है राष्ट्रीय पशु, अगर इसका साइंटिफिक नेम आपको जो देखने मिलेगा वो पैंथेरा टाइग्रिस आपको देखने मिलेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम देखने मिलेगा वो आपको पैंथेरा टाइग्रिस,
ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस वो आपको देखने मिलेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब अपने कंट्री के अंदर यानी कि जब जो बाघ थे इनकी जो जनसंख्या थी वो घटती हमें नजर आ रही थी उस टाइम पे 1973 में, ठीक है, जो अप्रैल 1973 की बात है, अप्रैल 1973 में। तो उस टाइम पे हमने एक योजना शुरू करी थी जो आपको देखने मिलेगी बाघ परियोजना, ठीक है, उस टाइम पे बाघ परियोजना को यानी कि लॉन्च किया था। तो जो बाघ परियोजना ये देखने मिलेगी आपको कब, 1973 में अप्रैल के अंदर। तो इसमें आपका बाघ वाला ऑप्शन यानी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या, ये भी आप इजीली दे दोगे, तो वो मोर देखने मिलेगा यानी कि सी वाला, ठीक है। अच्छा, मोर का जो साइंटिफिक नेम है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक्चुअल में जो मोर का साइंटिफिक नेम है उसका आंसर आप कमेंट में बताना, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। वो मैं इसका आपको एज अ टिप दे देता हूँ, वो पी सी करके आपको देखने मिलेगा, ठीक है, पी से वर्ड वो स्टार्ट है और एक आपका सी से देखने मिलेगा, ठीक है। वो आप इस चीज को बताना कि क्या है उसका साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। पहला आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस प्रोविंस का यानी गठन जो 1948 में आपको देखने मिलेगा, वो एक्चुअल में मतलब कि कौन सा प्रोविंस था जिसका यानी गठन जो हुआ था वो 1948 में हुआ था, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ प्रोविंस, और एक आपने प्रोविंस सुना ही होगा, फिर आपने साथ में स्टेट सुना होगा, ठीक है। एक आपका प्रोविंस हो गया और एक आपका स्टेट हो गया। प्रोविंस की यदि मैं बात करूं तो बेसिकली देखो प्रोविंस जो होता है वो किसी भी देश की एक इकाई होती है जिसका निर्माण यानी कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया जाता है। और स्टेट इट मीन्स राज्य की यदि मैं बात करूं तो किसी भी देश का एक छोटा सा भूभाग होता है जो कि एक मतलब कि मिलकर एक संघ बनाता है। ये तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें पूछा क्या कि 1948 में वो कौन सा राज्य था, यानी कि सॉरी कौन सा प्रोविंस था, ठीक है, सॉरी माय साइड, वो पूछा कि वो कौन सा प्रोविंस था जिसका गठन 1948 में वो आपको देखने मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश था जो कि आपको 1948 में देखने मिलेगा। यदि इसी में ये बोल देता क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य था जिसका गठन 1948 में हुआ था, यानी कि स्टेट के रिगार्डिंग पूछता, अगर यहाँ पे स्टेट लिख के पूछ लेता तो आप तुरंत बोलते वो हिमाचल प्रदेश था। और सॉरी 1948 में तो स्टेट नहीं आएगा, ठीक है। प्रोविंस के रिगार्डिंग में तो 1948 ही आएगा इसका आंसर, लेकिन स्टेट के रिगार्डिंग में बात करें तो ये आपको देखने मिलेगा 1971, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यदि देखो आपसे प्रोविंस पूछे तो 1948 आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना, और यदि आपसे स्टेट पूछे तो 1971 लगाना, यानी 25 जनवरी 1971, और प्रोविंस में आपका 1948 इट मीन्स 15 अप्रैल आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो स्टेट प्रोविंस में ये चीज कंफ्यूजन मत हो जाना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों का जो मतलब कि आपको देखने मिलेगा सही आरोही क्रम। देखो एक सेकंड में पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर जो बाकी ऑप्शंस थे इनके भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड। जैसे कि पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो प्रोविंस के रिगार्डिंग में आप देखोगे तो इसका जो गठन वर्ष आपको देखने मिलेगा वो यानी 1947 देखने मिलेगा, ठीक है। 1 सेकंड में इसको वैसे बना देता हूँ, एक तरफ प्रोविंस लिखकर, ठीक है, इधर प्रोविंस हो जाएंगे और इधर आपके स्टेट आ जाएंगे, ठीक है, इधर प्रोविंस और इधर स्टेट, एक तरफ तो आपके हो गए प्रोविंस और दूसरी तरफ आपके हो गए स्टेट, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो जो प्रोविंस के रिगार्डिंग में तो आपको 1947 में देखने को मिलेगा, ठीक है, 1947 में, और ये आपको 1950 में देखने को मिलेगा। और असम की बात करें तो ये भी आपको 1947 में देखने को मिलेगा इसका गठन वर्ष, और ये आपको 1950 में देखने को मिलेगा। पंजाब भी आपको 1947 में देखने को मिलेगा और ये भी 1950 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश अभी मैंने बताया 1948 में देखने को मिलेगा, और वैसे स्टेट के रिगार्डिंग में 1971 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे मेन चीज देखो 1947 ये 15 अगस्त में ही देखने को मिलेंगे दोनों, और इधर इधर देखो ये तीनों ही आएंगे 15 अगस्त में, ये वाला भी 1947, ये भी और ये भी, और इधर ये 1950 ये तीनों के तीनों 26 जनवरी में आपको देखने मिलेंगे, 26 जनवरी, ठीक है। लेकिन इसमें जो 1971 है ये 25 जनवरी देखने को मिलेगा, और 1948 वाला जो है ये आपको देखने मिलेगा 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल देखने मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों के जो निर्माण है उनका आपको मतलब राज्यों के निर्माण वगैरह दिए हुए
तो उनका जो आरोग्य क्रम है वो उनके गठन वर्ष के या इट मीन्स स्थापना जो वर्ष है उसके आधार पर आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले नागालैंड ही राज्य की एज ए स्थापना मतलब की गई थी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो कि आपको देखने मिलेगी 1 दिसंबर 1963 में, यानी कि 1 दिसंबर 1963 में, ठीक है। सबसे पहले 1 दिसंबर 1963 में वो आपको देखने मिलेगी। यानी फिलहाल देखो मैंने अभी एक ही ऑप्शन से सेलेक्ट कर लिया, एलिमिनेट कर दिए बाकी, ठीक है, ऑप्शंस को देखते हुए। क्योंकि देखो मेघालय की यदि मैं बात करूं, मेघालय जो था वो देखने मिलेगा आपको 1972 में, मेघालय जो देखने मिलेगा आपको 1972 में देखने मिलेगा, और एक 21 जनवरी में, ठीक है। और सिक्किम की यदि मैं बात करूं, सिक्किम की, तो ये आपको देखने मिलेगा 16 मई यानी कि 16 मई 1975 में देखने को मिलेगा। और इसकी मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो ये आपको देखने मिलेगा 20 फरवरी यानी कि 20 फरवरी 1987। तो सबसे जो लास्ट में देखने को मिलता है वो अरुणाचल प्रदेश वाला देखने मिलेगा 1987 में। सिक्किम की बात करूं तो 1975 में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और मेघालय की मैं बात करूं तो ये आपको 1972 में देखने को मिलेगा, और नागालैंड की मैं बात करूं तो ये 1963 में देखने मिलेगा। तो अब आप खुद देख सकते हो, सबसे पहले 1963, फिर 1972, फिर 1975, फिर आपका 1987। तो सबसे पहले आपका जो सीक्वेंस है वो ए वाले ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकी जो स्थापना वर्ष है उसके अनुसार जो ये राज्य दिए हुए हैं उनको हम अरेंज इजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था वो यानी कि आपको किस वर्ष में देखने को मिलेगा भाषाई आधार पर। क्या वो आपका यानी कि 1947 में हुआ था, ठीक है, या आपका 1951 में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या वो 1956 में देखने को मिलेगा या 1966 में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो आपको कौन से वर्ष में यानी किस साल में वो आपको देखने मिलेगा। तो बेसिकली यदि मैं बात करूं तो आपको वो 1956 में वो आपको देखने मिलेगा, ठीक है, 1956 में। तो यानी कि 1956 में ही वो आपको देखने मिलेगा, जो कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो सबसे पहला राज्य था यानी कि सर्वप्रथम स्टेट जिसका यानी कि भाषाई आधार पर यानी कि कह सकते हैं इसका पुनर्गठन किया गया था, तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेट वो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति क्या था। देखो एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन देखो दोनों ही सेम है, बस वहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, वहां से आपसे क्वेश्चन में जो पूछा आपसे वो ये पूछा है डायरेक्टली कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस वर्ष में होता है, ठीक है, डायरेक्टली पूछा। बस यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज को इंटरचेंज कर दिया, उसमें यहाँ से पूछा ये कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो संस्कृति के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है वो किस वर्ष में हुआ, बस लैंग्वेज को ही थोड़ा चेंज किया, आंसर वही आपको सेम देखने मिलेगा 1956, ठीक है। इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर, देखो अभी मैंने आपसे खुद क्वेश्चन पुटअप किया था कि भाषाई आधार पर भारत के अंदर जो सर्वप्रथम स्टेट था जो कि मतलब कि उसका गठन किया गया था, इट मीन्स निर्माण किया गया था, तो अभी मैंने आपको कौन सा ऑप्शन बताया था, तो आंध्र प्रदेश था। तो यानी कि इसमें आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग जो सीटें हैं मतलब वो कितनी आरक्षित आपको देखने मिलेंगी। तो क्या वो 20 सीट देखने मिलेंगी या 25 सीट देखने मिलेंगी या आपकी 30 देखने मिलेंगी, यानी में से कोई भी सीट यानी कि आरक्षित नहीं है। तो बेसिकली ये जो टोटल सीट आपको देखने मिलेंगी जो कि आरक्षित हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, तो वो टोटल आपको 20 देखने मिलेंगी, ठीक है। 20 सीट्स वो आपको देखने मिलेंगी, इसमें आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंदर यानी जो टोटल स्टेट्स हैं मतलब मीन्स राज्य की हम बात करें तो वो आपको कितने देखने मिलेंगे, तो 28 देखने को मिलेंगे। 28 इसलिए हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड कि 2019 में यानी कि 2019 के ही दौरान में जम्मू और कश्मीर जो था उस राज्य का विभाजन कर दिया था 2 संघ राज्यों में। एक तो मतलब कह सकते हैं जम्मू और कश्मीर, और एक आपको देखने मिलेगा लद्दाख, ठीक है। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और एक आपका लद्दाख देखने मिलेगा। तो इनमें इनको मैंने चेंज कर दिया था और उस टाइम पे फिर जो टोटल हमारे स्टेट्स की जो संख्या देखने मिलेगी वो 28 हो गई थी, और जो हमारे यूनियन टेरिटरी थे वो आपको टोटल 8 देखने मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो आपका वो दमन और दीप हो गया, 1 सेकेंड मैं इसको लिख के बता देता हूँ। एक तो आपका होगा दमन और दीप देखने को मिलेगा, ठीक है, दमन और दीप। और एक आपको देखने मिलेगा दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दादरा और नागर हवेली, दादरा और नागर हवेली, ठीक है, दादरा और नगर हवेली। तो ये एक मतलब ये इंटरचेंज हो गए थे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो टोटल हमारी जो यूनियन टेरिटरी यूटीएस जो बन गई थी वो हमारी कितनी बन गई थी 8, और स्टेट्स हमारे कितने हो गए थे टोटल 28। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
2018 में भारत के किस राज्य ने मतलब कि राज्य ध्वज का जो था वो अनावरण किया था, तो ये आपको बताना है। ठीक है, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने जो राज्य ध्वज था उसका अनावरण किया था। ये कह सकते हैं पहली बार, यानी खुद का जो अपना झंडा था उसका अनावरण किया था। तो वो जो देखने मिलेगा, वो जो स्टेट है वो आपको कर्नाटक देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो झंडा था इसे नाड़ा ध्वज के नाम से मतलब कि जाना गया था, नाड़ा ध्वज, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये इसमें 3 तरह के आपको धारी देखने मिलेंगी, 3 कलर्स की। एक तो आपका इसमें पीला कलर था यानी कि येलो कलर देखने मिलेगा, एक इसका आपका इसमें व्हाइट था यानी कि सफेद कलर देखने को मिलेगा, और एक इसमें रेड यानी कि लाल कलर देखने को। तो ये 3 तरह की इसमें धारी आपको देखने को मिलेंगी। और इसी झंडे के ऊपर, यानी जो इनका ये झंडा था, यानी कि जो ध्वज था इनका राज्य ध्वज, इसमें यानी कि इनके राज्य का चिन्ह भी उस पर मुद्रित किया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें पीला व्हाइट मतलब पीला सफेद और लाल, पीला सफेद और लाल, ये 3 तरह के इसमें यानी कि आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। तो यानी कि इसका आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो कि कावेरी जल विवाद को लेकर है। ठीक है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत जो राज्य हैं वो कौन कौन से देखने मिलेंगे, इनकी बेसिकली आपको क्रम अनुसार लगाना कि पहले कौन सा राज्य था इस विवाद के अंदर। तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा क्या, इसमें कर्नाटक था पहले, तो कर्नाटक तो सबसे पहले ही देखने मिलेगा, बाकी सारे ऑप्शंस में हमें कर्नाटक ही देखने मिल रहा। ठीक है, डी वाले में देख सकते हो, इसमें भी कर्नाटक देखने मिलेगा। दूसरे पे क्या महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र था ही नहीं। ठीक है, दूसरे पे महाराष्ट्र वाला गलत हो जाएगा। तमिलनाडु, ये भी गलत हो जाएगा, तमिलनाडु दूसरे तीसरे में भी ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में ये कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु तो देखो शायद मेरे ख्याल से हाँ तमिलनाडु था, जब ये मतलब कि कह सकते हैं जो कावेरी जल विवाद हो रहा था, तो उस टाइम पे आपको कर्नाटक भी सबसे पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में तमिलनाडु देखने को मिलेगा, और फिर आपको ये पौंडीचेरी ही देखने को मिलेगा, फिर केरल। तो यानी कि इसमें डी वाला ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका जो कावेरी जल विवाद का जो सीक्वेंस देखने को मिल रहा है वो पहले आपका कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु, फिर पौंडीचेरी, फिर केरल। इसमें आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन थे इसके लिए सॉरी फॉर डेट, ये इसमें यानी कि ये तो गलत है ही आपका ए वाला। ठीक है, ये तमिलनाडु के बाद में आपका महाराष्ट्र केरल नहीं देखने मिलेगा। तो सबसे पहले जो था इसमें आपका पहले यानी कि कर्नाटक, ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले कर्नाटक आ जाएगा, उसके बाद में आपका तमिलनाडु आ जाएगा, फिर आपका पौंडीचेरी आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका केरल आ जाएगा। यानी KTPR आप इस तरीके से उसे यूज कर सकते हो, KTPR। ठीक है, केरल सॉरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और आपका केरल। तो के से कर्नाटक हो गया, और टी से तमिलनाडु हो गया, पी से पौंडीचेरी हो गया, और के से आपका यहाँ पर केरल हो गया। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना, तो इसमें आपका डी वाला है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने या ये कह सकते हैं अथवा नए राज्य की स्थापना करने की जो कार्यपालिका शक्ति वो मतलब किसको प्राप्त है, कि यदि हम एक राज्य की नई स्थापना करना चाहें, या ये कह सकें कि राज्य के अंदर जो भी कोई नाम वगैरह या उसकी क्षेत्र सीमा में कोई परिवर्तन करें, तो ये जो शक्ति दी गई है वो किस में आपको मतलब किसको दी गई है। तो ये बेसिकली क्या वो संसद को दी गई है, या आपकी लोकसभा को दी गई है, या आपकी राजनीतिक दलों को दी गई है, या आपकी केंद्र सरकार को दी गई है। तो ये जो शक्ति दी गई है यानी कि राज्य को संघ में सम्मिलित करने या उसमें किसी भी तरह की स्थापना करने, कोई राज्य की स्थापना करने में, उसके नाम में या क्षेत्र में या उसकी सीमाओं में किसी भी तरीके का परिवर्तन करने की शक्ति, तो वो आपको जो देखने मिलेगी वो संसद को देखने मिलेगी। ठीक है, और इसमें आपको मैं बता दूं जो आपका अनुच्छेद 2 है, यानी जो कि आपका आर्टिकल 2 है, उसमें तो ये बताया गया है कि जब भी हम नए राज्य की स्थापना करेंगे तो वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंगली संसद कर सकती है। ठीक है, और जो कि आपका आर्टिकल 3 है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 3 है, उसमें बताया गया है ये कि यदि नए राज्य का निर्माण हम करना चाहें या राज्य के मतलब कि क्षेत्र में, ठीक है, राज्य के क्षेत्र और साथ में उसकी सीमा और साथ में उसका नाम, ठीक है, यदि उसके क्षेत्र में या उसकी सीमा में या उसके नाम में किसी भी प्रकार का यदि हम परिवर्तन मतलब करना चाहें, जो परिवर्तन की शक्ति है, तो वो भारतीय संसद जो है उसमें आपको देखने मिलेगी। यानी इसमें आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल ये थे हमारे लगभग यानी कि 19 क्वेश्चंस, ठीक है, इस सेशन के। अगर आपको अच्छे से समझ आए हों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, ठीक है, या कोई भी क्वेरी है, तो आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और देखो जो भी क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं इन लेक्चर, तो आप उनके आंसर दीजिएगा। और देखो सबसे मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि देखो आप जितना कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। एक बुक को यदि आप अच्छे से रिवाइज करोगे, ज्यादा मतलब बार बार रिवाइज करोगे, तो आप उसे लंबे समय तक याद कर पाओगे। ठीक है, और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट को आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें जो देखो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मतलब कि फीस एफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग वगैरह की, ठीक है। तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।